हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके साथ लगातार ही सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर्स हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए, सीटेट जो पेपर में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, रिपीट हो के कितने पूछे जाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए जाते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा। जो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार विकास की कैसी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते हैं, अलग अलग कल्चर में पलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों तक जाता है। कैसे? मध्य से, मतलब बीच से स्टार्ट होता है और बाहर तक जाता है, केंद्र से बाहर की ओर। तो क्या होगा, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा या सेफेलोकॉडल होगा। सेफेलोकॉडल होता है वो सिर से पैर की ओर जाता है और मध्य से बाहर की ओर कौन से जाता है? अधोगामी विकास, सेंटर से बाहर की ओर, यहाँ से विकास बाहर की ओर जाता है विकास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल, हिंदी बोलते हैं अधोगामी। और सिर से पैर की ओर होता है उसको शीर्षगामी बोलते हैं या सेफेलोकॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? जो इमेजिनेशन वाले खेल होते हैं उसमें किस अवस्था में भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है? ये आपका क्वेश्चन होता है, एक सामाजिकरण वाला हो गया, एक प्याजे से क्वेश्चन हो गया, एक आपके स्टेजेस को लेकर क्वेश्चन हो गया, एक वाइगोत्स्की से क्वेश्चन हो गया। ये आपके हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, किसी न किसी भी तरह से पूछे जाते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। निम्न में से कौन से बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाएं? परिवार तो आपका फर्स्ट है, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आया था, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल का और पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस इस विशेषता को दर्शाती है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान या फिर परिकल्पना आधारित निगमात्मक तर्क? इसका राइट आंसर होगा सकर्मक अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, देखो जीन पियाजे से आपको 2 क्वेश्चन हो गए, एक अभी वाला और एक ये। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण कौन सा होता है? ये आपकी 3rd स्टेज होती है, 7 से 11 वर्ष वाली। इसमें बच्चा क्या करने के होता है? प्रतिवर्तन या परिकल्पना? परिकल्पना तो लास्ट में होती है, अमूर्त भी बाद में होता है, प्रतिकृति भी बाद में होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? पारंपरिक, अपारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक? ये नहीं है, अपारंपरिक। एक पारंपरिक है, एक पूर्व पारंपरिक, एक उत्तर पारंपरिक, ये 3 चरण दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आया था आपका, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये तो करनी चाहिए क्योंकि
इसमें पूछा किसके प्रयोग से बचना चाहिए, ये करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन, या फिर अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षा का इस्तेमाल, या फिर आवश्यकता पड़ने के अनुसार पाठ। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसका जो अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करने से उसको बचना चाहिए। ये सारे काम तो जो ऑप्शन और दिए ये करने चाहिए। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसका आकलन करने से आपको बचना चाहिए वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 आया था आपका। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता या सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप मतलब उसका हस्तक्षेप नहीं होना, रटकर याद करने पर बल, या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। इसका राइट आंसर होगा सहकर्मी सहयोगिता। लेव वाइगोत्स्की इसी पर जोर देते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा। सामाजिक में ही तो आएंगे सहकर्मी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको क्वेश्चन नंबर 10। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, ऐसा नहीं। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने 30 आउट ऑफ कितने नंबर आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11 आया था। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है? बुद्धि क्या है? सिंगल आइडेंटिटी है, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने किया है? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की। इसका राइट आंसर होगा आपका हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने क्या कहा? बुद्धि स्वतंत्र बुद्धियों, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 12। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर स्थिरता। किसका? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो रूढ़िवादिता सदियों से चली आ रही है कि लड़के खाना नहीं बनाएंगे, लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां ही रो सकती हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता सदियों से चली आ रही हैं। लड़कों को रोने का हक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आया था आपका। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? योगात्मक, मानक संदर्भित, या रचनात्मक, या फिर मानकीकृत। इसका राइट आंसर होगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा का उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, या फिर भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल वाला ऑप्शन तो गलत। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण आधारित खोज का आधारित होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन का सभी को कॉमन नंबर मिला था। इसका राइट आंसर होगा आपका 2nd, 3rd और 4th, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल दिया ही नहीं गया है। फर्स्ट वाला दिया गया केवल पूर्व निर्धारित, क्योंकि पूर्व जो केवल वर्ड आ गया वो वैसे भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। हमको केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सभी एस्पेक्ट में उसको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 16।
पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, या फिर यह दर्शाता है कि शिक्षिका ने अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, या फिर विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आया था, गूढ़ व्याकल से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिक्रम, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। जो भी बच्चे गूढ़ व्याकल, जो इसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, से जूझते हुए परेशान छात्रों के समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 18, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, या दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, या फिर ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। एक दृष्टिबाधिता वाले छात्र को कौन सी लाभदायक नहीं होंगी। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें लाभदायक नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन और रीजन वाला। इसका कथन दिया है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। इसका तर्क दिया है, प्रस्तुतिकरण को विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं जो कि पठन विकारों से जूझते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं। उनको जो एक अध्यापिका है ना भाषा शिक्षण के दौरान, उनको श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। क्योंकि इसका कारण क्या दिया, क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद बच्ची हैं, जो भी पठन विकारों से जूझते हैं, कि उनको ज़रूरतों को पूरा कर पाए ये सब सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 20, एक सृजनात्मक बालक में कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं। अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता है, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। अपसारी होता है, अमूर्त होता है और नवीन होता है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती सृजनात्मक बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती, डाइवर्जेंट होती है। इंग्लिश में देख लो एक बार, डाइवर्जेंट थिंकिंग फर्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये भी असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन दिया है, इसका कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विद्यार्थियों का प्रयोग करना चाहिए। मूल्यांकन के लिए विविध विद्यार्थियों का विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसका कारण दिया है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेंसिल पेपर परीक्षा के द्वारा ही पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर को बिल्कुल सही बात है, ये विभिन्न विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 22, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। इसका राइट आंसर होगा आपका आगमनात्मक। पहले तो उदाहरण प्रस्तुत करती है, फिर उससे उनको जानकारी उस नियम पे आधारित क्वेश्चन करने को कहती है। तो ये क्या है आपका आगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 24, यह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। कौन सी तकनीक प्रभावशाली नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। जो मैं रट्टा लगवा दो, जो पहले मतलब एक ही आप उसको जो प्रोसेस बता रहे हैं उसी प्रोसेस से
बार बार अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 26 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? क्या लक्षण है संरचनावादी कक्षा का? कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक क्या होती है? हिंड्रेंस, क्या चीज़ बाधा है? त्रुटियां अधिगम का ही एक हिस्सा है, ये सही है बिल्कुल। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ये अवरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है उसका क्या उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 29, कोविड महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्न में से कौन से प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिक और निष्पादन, और आनुवंशिक और वातावरण। इसका क्या होगा? संज्ञान और संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इस सेट का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आपका, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावी होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो, शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा, या पाठ्यपुस्तक या स्वनिर्देशित। इसका राइट आंसर होगा आपका स्वनिर्देशित। अधिगम जब ही सार्थक हो पाता है, आपकी जो लर्निंग है तभी सक्सेसफुल होगी जब आप खुद ही सेल्फ निर्देशित होंगे। ये हो गए आपके इस सेट के आपके 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।